विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ नंबर 12 हमारा विषयांग है रानी। हिंदी विषय में आज हम रानी नाम का पाठ पढ़ने वाले हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया है। पर घूमते देखते रामा की कहानियां में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। उन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। राजा रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, कहते हैं कि गधों पर जो बैठता है उनको दंड दिया जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। फॉरेन में बात करेंगे हम, अमेरिका में तो लोग गधों पर बैठकर उनको व्यक्ति को सजा देते थे। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी का मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। तो जो रानी नाम का जो एक घोड़ी थी, लेखक को ये घोड़ी पर बहुत प्रेम था और उनको ऐसा था कि हम उन घोड़ियों पर बैठे। सबको अधिकार है तो हमें अधिकार क्यों ना मिला जाए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो कि 7 जेठ मठाल के उपरांत मैंने अगवा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। उनके पापा को बोला कि पापा हमें सफेद टट्टू पर बैठना है, तो उनके पापा ने बोला कि सफेद टट्टू तो गधा होता है और उसके ऊपर बैठते हैं तो हमें उसकी सजा मिली ऐसा लगता है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्त्रोत्र रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया गया था। विद्यार्थी मित्रों, बरामदा यानी अस्तंबल, समानार्थी शब्द है जिसको हम गुजराती में तबेलो पण कह सकते हैं। तो उनके घर में बरामदा में एक टट्टू बांधा गया जो चॉकलेटी रंग का था। कैसा था? चॉकलेटी रंग का। एक चॉकलेटी रंग का एक टट्टू बांधा गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइन रखा गया। और एक छुट्टन नाम का व्यक्ति था, वो उसको उसका कामकाज करने के लिए रखा गया। छुट्टन नाम का साइज रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हो गए थे, आकंतिक हो गए थे। प्रभावित होना यानी लगाव, उनसे हमें लगाव हो गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, जो उनके घर पर एक छोटा सा टट्टू बांधा गया था और उस टट्टू की प्रति उनको लगाव हो गया था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आकर्षित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए
न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित करता था, जिससे हम रोजी और निक्की ये दोनों रोजी और निक्की ये दोनों रानी के 2 बच्चे थे जो हमारे साथ रहते थे। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उसके रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ उसे ताजा रानी कहकर पुकारा जाता था। जो रानी थी उसको उसका नाम बताया गया ताजा रानी। रामा से पूछा गया तो उसने बोला कि उसका नाम है ताजा रानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कुल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहां से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया। सारी ईर्ष्या, सारा रोष, करुणा, ये 3 समानार्थी शब्द है। ईर्ष्या यानी हम एक दूसरे के प्रति जो ऐसा डर रखते, देखा देखी जिसको बोलते हैं। ईर्ष्या यानी देखा देखी। रोष यानी गुस्सा और करुणा का समानार्थी शब्द होगा दया। तो उनको रोष करुणा पिघल गया, सब उनकी जो ईर्ष्या थी वो पिघल गई और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में ऐसी ही थी, हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ जो थी घोड़ी रानी, वो बहुत ही अच्छी चॉकलेटी कलर की थी और उसको देखना भी अच्छा लगता था और उसका जो दिखाव था बहुत ही अच्छा था। और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जिभ की झलक देते हुए, गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहते पर भी शत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसी उभर आती थी जैसे किसी अदृश्य शाही के लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो जो ये रोजी थी उसका देखा भी इतना बहुत अच्छा था कि उसको देखना ही बहुत अच्छा लगता था। हम बार बार सोचते थे कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। उनको लगता था कि ये जो रोजी है थोड़ी छोटी होती तो उसके बच्चे जो है दोनों रानी छोटी होती तो उसके बच्चे रोजी और निक्की को हम जैसे घर में रखते हैं वैसे उसको भी घर में रखते, लेकिन ये छोटी क्यों नहीं है। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही था,
अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते काती थे। उन्हीं से हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान अयाल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में उसने ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर अस्थिर होकर वह पैर पटकने लगती और हिनहिनाने लगती थी। फिर घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिसने संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल के लौटने पर तीसरे प्रहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तंबल में रानी का गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के लिए दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करने, बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के जैसे होते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोज ही इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो गया था। विद्यार्थी मित्रों, ये जो रानी थी उसका एक बच्चा था जो उसका नाम था निक्की और दूसरी उसकी एक रोजी नाम कर उसकी बच्ची थी। ये रानी के दो बच्चे थे जो उसको बहुत ही प्रेम करते थे और ये लेखक बोलते हैं कि हम रानी के ऊपर ऐसे मजे से बैठते थे और मजे से आनंद करते थे जैसे मयूर सिंहासन पर हम बैठते हैं वैसे हम बैठते थे। मयूर सिंहासन जैसे हम बैठते थे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर इधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभाविक आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार की निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। एक दिन की घटना एक ऐसी बनी कि लेखिका थी महादेवी वर्मा, जो उस घोड़ी पर बैठी थी और एक दिन उस पर गिर गई
तो वो रानी को भी बहुत दुख हुआ कि उनको मैंने आज गिरा दिया है, वो गिर गई, उनको बहुत बड़ा दुख हुआ है। साथियों की चीख पुकार से उस सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्म पर नानी के उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये रानी एक ऐसी उसके घर के परिवार की सभ्य हो गई थी कि लेखिका, उनका भाई, उनको जो भी चीज लेनी थी, एक समानार्थी शब्द है आभूषण। आभूषण यानी जेवर। उनको कोई भी जेवर लाए तो वो उस रानी को दिखाने के लिए जाते थे। फिर हम सब खेल में कड़ों की बातें भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुरों के खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गुड्डा खोदकर दोनों कड़े गांठ बांध दिए। दंड तो किसी को नहीं हुआ, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। जो रानी ने कार्य किया था वो बहुत ही अच्छा लगा था और सबको रानी बहुत प्रिय हो गई। एक घटना अपनी विचित्रता से स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ, जो रामा उसकी देखभाल कर रहा था। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हो गए। क्रोध यानी गुस्सा, विस्मित यानी हम भूल गए। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और घोड़ा निकाल दे। एक दिन की बात करें तो रानी के पास एक घोड़ा बैठा था और उनको ऐसा लगा कि हम इस ऐसे बच्चे को, घोड़े को हम यहाँ से दूसरा एक घोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। भाई ने कहा, रानी का पेट छीनकर हम दूसरा घोड़ा निकाल ले। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था और जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न अपना प्रस्ताव। तो रानी ने जो एक घोड़े को जन्म दिया था उससे बहुत सारा उनको जो प्रेम मिला था और उनके परिवार के सभ्य के अंदर उसको एक सभ्य के प्रति उनको बना दिया था। तो ये रानी, उसके दो जो बच्चे थे, रोजी, निक्की और एक दूसरा घोड़ा को उसने जन्म दिया और वो घोड़ा जब दौड़ने लगा तब उनको बहुत ही आनंद मिला। विद्यार्थी मित्रों, दो मुहावरे हैं जिसको हमें याद रखने हैं। आंखों में बसना तो हृदय में बसना।
आंखों में बसना, हृदय में बसना, जवाब दे देना, अंत हो जाना। ये दो मुहावरे हैं। आंखों में बसना यानी हृदय में बस जाना, जो घोड़ी थी रानी वो उनके हृदय में बस गई थी। जवाब दे देना यानी अंत हो जाना। तो ये मुहावरे को हमें याद रखना है। एक वाक्य में प्रश्न है वो लिखने हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द ज्ञान में वृद्धि करने वाला यानी जिज्ञासु। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, जो बच्चों की प्रवृत्तियाँ होती है वो। घोड़े पर बैठ के की जाने वाली सवारी यानी घुड़सवारी। जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है। विरुद्धार्थी शब्द है अपराधी। तो उसका विरुद्धार्थी होगा निरपराधी। प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी खुशी, तो उसका विलोम होगा दुख। दंड, दंड यानी सजा, तो उसका विरुद्ध होगा इनाम। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मुहावरे, ये विरुद्धार्थी शब्द, ये हमें याद रखने हैं। और स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए हैं वो हमारी नोटबुक में हमें स्वच्छ अक्षरों से लिखने हैं और इस पाठ को समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो ये रानी पाठ पढ़ा आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है और उसको याद करना है और उसको समझना है और उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जय श्री राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।